गाजा पट्टी में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी। गाजा के सेफ जोन में इजरायल ने बरसाए गोले, 17 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। खान यूनिस शहर के बाहरी इलाके में इजरायली सेना ने शरणार्थी कैंपों पर बरसाए बम, 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई। ये हमला एक गैस स्टेशन के पास हुआ, जहां लोग हमलों से बचने के लिए कैंपों में जा रहे थे। यूपी के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हो गया, जहां विस्फोट के बाद तेजी से निकलता दिखा लावा, कई किलोमीटर तक फैली राख। दक्षिणी पेरू में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 220 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। अमेरिका में तूफान से भीषण तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़, हजारों घरों की बिजली गुल। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। बैंकॉक के एक लग्जरी होटल में 6 शव मिलने से हड़कंप मचा, जहां एक ही कमरे में मिले शव जहर देकर मारे जाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इजरायली सेना ने भर्ती के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अतिरूढ़िवादी यहूदियों को हिरासत में लिया। और इधर केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें सहयोगी दलों के वरिष्ठ मंत्रियों को भी जगह मिली है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। केंद्र सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के बाद नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी नीति आयोग के नए पदेन सदस्य बने हैं। प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। उपाध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना में कहा गया, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। सुमन के बेरी उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, वीके पाल और अरविंद वीरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को शामिल किया गया है। और इधर आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 7% तक भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया है। और इस बढ़त के बाद चीन भी पीछे है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भारत के आर्थिक विकास की ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ भारत की जीडीपी के 7% रहने का अनुमान जताया है, जबकि इससे पहले अप्रैल 2024 में आईएमएफ ने 6.8% जीडीपी रहने का अनुमान जताया था। आईएमएफ ने 16 जुलाई 2024 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ अनुमान जारी किया है। आईएमएफ ने कहा, भारत के आर्थिक विकास के ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 6.8% से 7% किया जाता है। आईएमएफ ने कहा, ग्रामीण इलाकों में निजी खपत बढ़ने के चलते भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार में गति देखने को मिल सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% भारत का जीडीपी रहा था। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष में 7.2% आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान जताया है। जून महीने में आरबीआई ने अपने अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% किया था। और मौलाना तौकीर रजा तो याद होंगे आपको, जिन्होंने धर्मांतरण का ऐलान किया था, लेकिन अब इस ऐलान के बाद बैकफुट पर आ चुके हैं तौकीर रजा, क्योंकि एसएसपी ने कर दिया था खबरदार। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बीते दिन सामूहिक निकाह का ऐलान कर खलबली मचा दी थी। मौलाना ने दावा किया कि 21 जुलाई को कुछ जोड़ों का सामूहिक निकाह कराया जाएगा। इस पर हिंदू संगठनों में रोष पनप गया। दूसरे दिन एसएसपी ने माहौल बिगड़ने की संभावना को लेकर चेतावनी दी। इसके बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। मंगलवार को हिंदू संगठनों ने मौलाना के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। पदाधिकारियों ने कहा, खुलेआम हिंदुओं के धर्मांतरण और निकाह का दावा कर मौलाना तौकीर माहौल खराब कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन हुए। डीएम रविंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपे गए। दूसरी ओर शासन ने स्थानीय अधिकारियों से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है। गहमा गहमी के बीच एसएसपी अनुराग आर्य ने बयान जारी किया कि जिले का माहौल खराब करने का प्रयास हुआ
तो सख्ती से निपटेंगी। खुफिया टीमें भी जांच कर रही है। शाम को आयोजक बैकफुट पर आए और कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जहां अलीगढ़ थाने में एक महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर एक महिला ने थाने के अंदर खुद को आग के हवाले कर दिया। मामला जमीन विवाद का है और महिला इसी सिलसिले में पुलिस थाने में फरियाद लेकर पहुंची थी। आरोप है कि जमीन विवाद की शिकायत करने पर पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो महिला ने थाने में ही मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। थाने के अंदर महिला द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने के चलते वो आग के लपटों में बुरी तरह से झुलस गई। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों के इस खौफनाक मंजर को देख हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में महिला के शरीर पर लगी भीषण आग को जैसे तैसे कर बुझाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बंगाल में एक शख्स ने फरार होने के लिए 200 मीटर लंबी सुरंग खोद डाली, जिसे देखकर जब पुलिस छापा मारने पहुंची तो पुलिस भी हैरान रह गई। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब आरोपी के घर में करीब 200 मीटर लंबी सुरंग मिली। वो सुरंग आरोपी के घर से एक नहर तक जाती है और पुलिस का कहना है कि आरोपी इसी सुरंग के सहारे मौके से फरार हो गया। सोमवार की सुबह स्थानीय थाने की पुलिस दक्षिण 24 परगना के कुलतली इलाके में धोखाधड़ी के रैकेट के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। आरोपी का नाम सद्दाम लश्कर है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उन्होंने मुख्य आरोपी सद्दाम लश्कर के घर की तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को सद्दाम के घर के नीचे एक सुरंग मिली। पुलिस के एक सूत्र के अनुसार सद्दाम के घर में जिस कमरे में सुरंग मिली उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह सुरंग कमरे में एक बिस्तर के नीचे बनाई गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुरंग नहर के पास जाकर खुलती है। नहर में डोंगी या नाव थी, जिसका इस्तेमाल कर आरोपी सद्दाम भाग निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 22 जुलाई से जहां बजट सत्र का आगाज होने वाला है और बीते कल एक रस्म होती है हलवा सेरेमनी की। हलवा सेरेमनी में निर्मला सीतारमण ने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को हलवा खिलाकर ये प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। देखिए रिपोर्ट। 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है। 22 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम फेज में वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को हलवा खिलाकर बजट को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद अब बजट दस्तावेजों की छपाई होगी। हलवा तैयार हो गया है, खिला भी दिया गया, लेकिन आम जनता के लिए बजट मीठा होगा या नहीं, ये 23 जुलाई को ही पता चलेगा। बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि ये बजट कई ऐतिहासिक कदमों वाला होगा। राष्ट्रपति ने आगामी बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताया था। बजट में कई बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों का भी संकेत दिया था। आपको बता दें, सरकार का फोकस महिलाओं, किसानों, युवाओं पर ज्यादा होगा। केंद्रीय बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र देश भर के किसानों के लिए एमएसपी, सब्सिडी समेत कई लाभकारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। वहीं कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम करने का फैसला भी लिया जा सकता है। किसान सम्मान निधि की किस्त को भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार एग्री एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहती है। ऐसे में आगामी बजट पर इसका असर साफ दिखाई देगा।